नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित कविता मैं सबसे छोटी हूँ का अध्ययन करेंगे। इस कविता के रचनाकार हैं श्री सुमित्रा नंदन पंत। बच्चों, माँ के प्रेम से किसी अन्य प्रेम की तुलना नहीं की जा सकती है। जब हम छोटे होते हैं तो माँ हमारा और हमारी प्रत्येक आवश्यकता का ध्यान रखती है। गोदी खिलाना, झुलाना, सुलाना, नहलाना, संवारना हर कार्य माँ करती है और उनके स्पर्श में प्रेम की जिस ताजगी का, जिस अपनत्व का एहसास होता है, वह हमारे जीवन का अमूल अनुभव होता है। जब हम कुछ बड़े हो जाते हैं, तब बहुत से कार्य स्वयं करने लग जाते हैं, तब माँ का वह स्पर्श कम हो जाता है। आइए जानते हैं कि कवि सुमित्रा नंदन पंत जी क्या कहते हैं। सबसे पहले हम इस कविता का सस्वर वाचन करेंगे। मैं सबसे छोटी होऊं, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पहुंच सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। बच्चों, अब हम कविता की पंक्तियों का सरल अर्थ समझते हैं। पंक्तियां हैं, मैं सबसे छोटी होऊं, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। जब हम बड़े हो जाते हैं तो माँ की गोदी सोने को नहीं मिलती है। उनका आंचल पकड़कर घूमते रहने वाला समय नहीं रहता है। माँ होती है, पर बड़े होकर यह सारे क्रियाकलाप छूट जाते हैं। इसलिए इन पंक्तियों में एक माँ की बेटी अपने मन की इच्छा बता रही है कि वह अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनी रहना चाहती है, क्योंकि इससे उसे अपनी माँ की गोदी में सोने को मिलेगा। वह माँ का आंचल पकड़े पकड़े सदैव उनके साथ घूमते रहने की इच्छा करती है। वह कभी भी माँ का हाथ नहीं छोड़ना चाहती है। बच्चों, पंक्तियां हैं, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। इसका सरल अर्थ, माँ अपनी संतान के पालन पोषण में कोई कमी नहीं रहने देती। वह उसे आत्मनिर्भर देखना चाहती है। बेटी शिकायत करती है कि माँ हमें बड़ा करती है, फिर अकेला छोड़ देती है और हम उसके साथ सदा रहने के धोखे में रह जाते हैं। अब वह पहले की तरह न तो हमारा हाथ पकड़ती है और न ही दिन रात हमारे साथ घूमती है। इन पंक्तियों में भी बेटी की यही भावना प्रकट होती है कि वह सबसे छोटी बनी रहे, ताकि माँ का सानिध्य और उनका वही प्रेम व स्पर्श मिलता रहे। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पहुंच सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। कर कहते हैं हाथ को, मुख यानी मुंह, सज्जित होता है सजाना, गात होता है शरीर। इसका सरल अर्थ इस प्रकार से होगा, बेटी सबसे छोटी बने रहने की इच्छा रखती है।
क्योंकि जब संतान बड़ी हो जाती है तब माँ अपने हाथों से नहीं खिलाती, उसका मुंह साफ नहीं करती है, धूल नहीं झाड़ती है और न ही सजाती है। वह अब न तो प्यार से खिलौने देती है और न ही परियों की बातें बताती है। बड़े होने पर माँ का न वह स्पर्श मिलता है न ही उस तरह की स्नेह भरी देखभाल। इन पंक्तियों में भी बेटी की यही भावना प्रकट होती है कि वह सबसे छोटी बनी रहे और माँ का दुलार पाती रहे। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। स्नेह का अर्थ होता है प्रेम, प्यार। अंचल यानी आंचल। निष्प्रिय यानी और कोई इच्छा न रहे। निर्भय बिना किसी डर के। और चंद्रोदय यानी चांद का निकलना। इन पंक्तियों का सरलार्थ इस प्रकार से होगा। बेटी ऐसा बड़ा नहीं होना चाहती है जिसमें उसे मां का वह प्रेम न मिले जैसा संतान को बचपन में मिला करता है। मां के आंचल में छुपे रहने की इच्छा के अलावा उसकी अन्य इच्छा नहीं है। उसे वहां किसी भी तरह का भय नहीं रहता है और मनचाहा अपनी मनमर्जी, अपनी मन की इच्छा उसे भी पूरा करा सकती है। जैसे वह कहती है कि मुझे उदय होता चांद दिखाओ। इन पंक्तियों में भी बेटी की यही भावना प्रकट होती है कि वह सबसे छोटी बनी रहकर मां का स्नेह पाती रहे। बच्चों, कविता का सरल अर्थ समझने के बाद अब हम इसका प्रश्न अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न अभ्यास में कविता खंड का पहला प्रश्न है, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार से दिया जा सकता है। कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना इसीलिए की गई है क्योंकि सबसे छोटे बच्चे को मां के साथ रहने का सबसे अधिक अवसर मिलता है। उसे मां की गोदी मिलती है, मां का प्यार भरा स्पर्श मिलता है और मां उसके पालन पोषण का पूरा ध्यान रखती है, खिलौने भी देती है और परियों की बातें भी बताती है। बड़े होने पर यह सब छूट जाता है। बच्चों, इस खंड का दूसरा प्रश्न है, कविता में ऐसी बड़ी न होऊं मैं क्यों कहा गया है? क्या तुम भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करोगे? बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार से दिया जा सकता है, कविता में ऐसी बड़ी न होऊं मैं इसीलिए कहा गया है ताकि उसे हमेशा अपनी मां का वही स्नेह, साथ, स्पर्श मिलता रहे जो बचपन में मिला करता है। यह दुलार अन्यत्र नहीं मिल सकता है। हां, मैं भी मां का साथ पाने के लिए छोटा बना रहना पसंद करूंगा। बच्चों, इस खंड का तीसरा प्रश्न है, आशय स्पष्ट करो, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार से होगा, इस पंक्ति का आशय है कि जैसे जैसे संतान बड़ी होती जाती है वैसे वैसे मां की उस देखभाल और प्यार से दूर होती जाती है जो उसे अपने बचपन में अपनी मां से मिला था। मां सदा हमारे साथ नहीं रहती है। इस खंड का चौथा प्रश्न है, अपने छुटपन में बच्चे अपनी मां के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नजदीकी की कौन कौन सी स्थितियां बताई गई हैं? बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार से होगा, मां की गोदी में सोना, उसका आंचल पकड़कर चलना, उसके हाथों खाना व मुख पहुंचा जाना, उसके हाथों सजना संवरना
और परियों की कहानी सुनना और मनचाहा पूरा करवाना आदि स्थितियां इस कविता में नजदीकी की बताई गई हैं। अगला खंड है कविता से आगे। इसका पहला प्रश्न है, तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या काम करती है? बच्चों, इसका उत्तर हम इस प्रकार से दे सकते हैं, हमारी माँ हमारा और हमारी आवश्यकता का पूरा ध्यान रखती है। हमें नहलाने, धुलाने, कपड़े पहनाने, सजाने, धूल पोंछने, खाना खिलाने, हाथ मुंह धुलाने के कार्य आदि करती हैं। वह दिन रात हमें अपने साथ रखती हैं, स्कूल से मिला कार्य पूरा कराती हैं और खेलने के लिए खिलौने देती हैं। चांद तारों, परीलोक की कहानियां सुनाती हैं और प्यार से अपनी गोदी में सुलाती हैं। यह क्यों कहा गया है कि बड़ा बनाकर मां बच्चे को छलती है? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से दिया जा सकता है, मां अपनी संतान को आत्मनिर्भर देखना चाहती है, इसलिए बचपन में वह अपनी संतान का इतना ध्यान रखती है कि संतान में यह भावना धर कर जाती है कि वह सदा उसके साथ रहेगी। पर उसे बड़ा बनाकर पहले की तरह न तो हाथ पकड़ती है, न ही दिन रात साथ घूमती है, अपितु उसका साथ छोड़ देती है। वह संतान मां के साथ सदा न रहने के कारण छले जाने का अनुभव करती है। बच्चों, इस खंड का तीसरा प्रश्न है, उन क्रियाओं को गिनाओ जो इस कविता में मां अपनी छोटी बच्ची या बच्चे के लिए करती है। इसका उत्तर इस प्रकार से दिया जा सकता है, मां अपनी संतान को गोदी में सुलाती है, आंचल पकड़वा कर साथ साथ रखती है, खाना खिलाती है, मुंह पोंछती है, धूल झाड़ती है, नहलाती धुलाती है, सजाती संवारती है, खिलौने देती है, स्कूल भेजती है, परियों की कहानियां सुनाती है और उसकी इच्छाओं को पूरा करती है। बच्चों, अगला खंड है अनुमान और कल्पना का। इसमें आपके लिए कार्य दिया गया है कि इस कविता के अंत में कवि मां से चंद्रोदय यानी चंद्रमा का उदय दिखा देने की बात क्यों कर रहा है? चांद के उदित होने की कल्पना करो और अपनी कक्षा में बताओ। तो बच्चों, हम जानते हैं कि बच्चों को रात्रि के अंधकार में चमकता चांद बहुत आकर्षित करता है। मां भी चंदा मामा कहकर उससे जुड़ी कहानियां सुनाती रहती हैं। बच्चों के लिए वह कभी कृष्ण जी का गुब्बारा बन जाता है, कभी देवलोक की गेंद। वे उसे हाथ में लेने की जिद भी करते हैं। कविता की बेटी को भी चंद्रमा को उदय होता देखना आकर्षित करता है, इसलिए कविता में कवि ने चंद्रोदय दिखाने की बात कही है। उदित होते चांद का दृश्य बहुत सुंदर होता है। शीतल चांदनी धरती पर छिटक जाती है, तब धरती की सुंदरता भी देखते ही बनती है। इन सब के आधार पर हम अपनी तरफ से और कुछ जोड़ करके अपनी कक्षा में इस बारे में बात कर सकते हैं, इस बारे में बता सकते हैं। बच्चा, अनुमान और कल्पना का दूसरा प्रश्न है, इस कविता को पढ़ने के बाद एक बच्ची और उसकी मां का चित्र तुम्हारे मन में उभरता है। वह बच्ची और क्या क्या कहती होगी, क्या क्या करती होगी, कल्पना करके एक कहानी बनाओ। बच्चों, हम ये कल्पना कर सकते हैं कि बच्ची पूरे दिन मां के साथ साथ रहती होगी, आंचल पकड़े पकड़े हर जगह जाती होगी, भूख लगने पर मन चाहे खाने की जिद करती होगी, तरह तरह के खिलौनों से खेलती होगी और जब उनसे मन भर जाता है तो किसी नए खिलौने की जिद करती होगी, गोदी में सोती होगी, लोरी सुनाने, चंदा मामा की या परीलोक की कहानी सुनाने की हठ करती होगी, तरह तरह के प्रश्न पूछती होगी, अपनी पसंद के कपड़े पहनाने के लिए कहती होगी, अपनी बात मनवाने के लिए रोती होगी, आदि अनेक बातें हैं जिनके बारे में हम कल्पना कर सकते हैं। और मां के धैर्य के बारे में, उनके संतान के प्रति प्रेम के बारे में भी हम बता सकते हैं।
बच्चों, अनुमान और कल्पना का तीसरा प्रश्न है, मां अपना एक दिन कैसे गुजारती हैं? कुछ मौकों पर उसकी दिनचर्या बदल जाया करती है, जैसे मेहमानों के आ जाने पर, घर में किसी के बीमार पड़ जाने पर या त्योहार के दिन। इन अवसरों पर मां की दिनचर्या पर क्या फर्क पड़ता है, सोचो और लिखो। बच्चों, हम जानते हैं कि मां की दिनचर्या बहुत व्यस्त होती है। सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक सारा दिन घर के विभिन्न कार्यों को करने में निकल जाता है। सुबह की चाय, बच्चों का दूध, सबके लिए नाश्ता, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार करना, उनका टिफिन तैयार करना, घर की सफाई और अन्य बहुत से कामों में दिन प्रारंभ होते ही लग जाती हैं। दोपहर का भोजन, रात्रि का भोजन तो बनाती हैं ही, साथ ही मेहमान आते हैं तब उनके लिए चाय, नाश्ते अथवा भोजन का प्रबंध भी करती हैं। और यदि वे रुकते हैं तो उससे संबंधित सारी व्यवस्था भी करती हैं। जब कोई बीमार हो जाता है तो उसके खान पान, दवा, साफ सफाई और उस बीमार की विशेष देखभाल करती हैं। त्योहार के अवसर पर पकवान बनाना और उसे मनाए जाने के लिए पूजा आदि के विशेष प्रबंध करती हैं। इन सब बातों का विचार करते हुए और हम क्या जानते हैं, हम क्या देखते हैं, उनको भी यहां पर जोड़ते हुए हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। बच्चों, बात आती है भाषा की। पहला प्रश्न है इस खंड का, नीचे दिए गए शब्दों में अंतर बताओ, उनमें क्या फर्क है। शब्द हैं स्नेह, प्रेम, ग्रह, गृह, शांति, सन्नाटा, निधन, निर्धन, धूल, राख, समान, सामान। इन शब्दों में क्या अंतर है, इसको हम जानेंगे। स्नेह, बड़ों की अपने से छोटों के प्रति जो प्रेम भावना होती है वह स्नेह है। प्रेम, मन की वह भावना जो किसी के साथ या पास रहने को प्रेरित करती है। ग्रह, वह खगोलीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता हो। गृह, वह स्थान जहां रहा जाता हो। शांति, मन की किसी चिंता या दुख से रहित अवस्था। सन्नाटा, वातावरण की ध्वनि रहित अवस्था। निधन, मृत्यु की वह अवस्था जब प्राण नहीं रहते हैं। निर्धन, जीवन की वह परिस्थिति जिसमें धन न रहे। धूल, मिट्टी का वह रूप जो हवा के हल्के से बहाव से उड़ जाता है। राख, किसी जले हुए पदार्थ का बचा हुआ अंश। समान, गुण, मूल्य, महत्व, आकार, रूप आदि के विचार से एक जैसा होना। सामान, वे वस्तुएं जिनका प्रयोग किया जाता हो। भाषा की बात का दूसरा प्रश्न है, कविता में दिन रात शब्द आया है। दिन रात का विलोम है। तुम ऐसे 4 शब्दों के जोड़े सोचकर लिखो जो विलोम शब्दों से मिलकर बने हों। जोड़ों के अर्थ को समझने के लिए वाक्य भी बनाओ। तो बच्चों, यहां पे 4 जोड़े लिए गए हैं। पहला जोड़ा है सर्द गर्म। इसका वाक्य है, फरवरी माह में रातें सर्द ही रहती हैं पर दिन गर्म होने लगते हैं। दूसरा जोड़ा है लाभ हानि। इसका वाक्य, परोपकारी अपने लाभ हानि का विचार करके कार्य नहीं करता है। तीसरा जोड़ा है उदय अस्त। सूर्य के उदय अस्त का दृश्य बहुत सुहावना होता है। चौथा जोड़ा है आकाश पाताल। इसके लिए वाक्य, दोनों भाइयों के स्वभाव में आकाश पाताल का अंतर है। बच्चों, अब है कुछ करने को। इसमें कहा गया है कि कक्षा में बच्चों को उनकी मर्जी से 2 समूह में रखें। एक समूह में वे जो छोटे बने रहना चाहते हैं, दूसरे समूह में वे जो बड़े होना चाहते हैं। इन दोनों समूह के सभी बच्चे एक एक कर बताएंगे कि वे क्यों छोटा बना रहना चाहते हैं या क्यों बड़ा होना चाहते हैं। तो बच्चों,
आप भी अपनी कक्षा के जो छात्र हैं वे 2 समूह में बंटकर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं कि वे छोटा क्यों रहना चाहते हैं या बड़ा क्यों बनना चाहते हैं। बच्चों, इस कविता की बेटी भी बड़ी नहीं होना चाहती है, क्योंकि वह चाहती है कि उसे माँ का प्रेम सदा मिलता रहे। माँ हमारे साथ है तो हम भय रहित जीवन बिताते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो बहुत से कार्यों में माँ हमारे साथ नहीं होती है। इसलिए कविता की बेटी सबसे छोटी होकर माँ का साथ, उनका प्रेम भरा स्पर्श सदा पाना चाहती है। आशा है आप इस कविता का सरल अर्थ, इसके प्रश्न और उनके उत्तरों को समझ सके होंगे। मैं अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे नए अध्याय के साथ। नमस्कार।